नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 26 सितंबर 2023 और इस दिन का करंट अफेयर्स का सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं, चाहे वो एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये आपको लाभकारी सिद्ध होगा। तो इस वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। सफ़र में मुश्किलें आएँ तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। बिल्कुल सही बात है। यानी कि मतलब जाहिर सा बात है कि अगर आप नहीं बिकने तो आपका जो कीमत है ना, और भी बहुत अच्छा लगेगा और आपका काम भी दिखेगा सभी लोग को, है ना। तो चलिए, इसी मोटिवेशन के साथ पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। केरल को निपाह का पता लगाने के लिए क्या है, डू ट्रू नेस्ट फॉर डिटेक्टिंग करने की अनुमति किसने दी है? तो ये जो है ट्रू नेट टेस्ट, जो निपाह को डिटेक्ट करने के लिए कौन परमिट किया है केरल को? तो यह किया है आईसीएमआर के द्वारा, ठीक है। इसे याद कर लीजिएगा, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। इसे याद कर जाओ, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। यहाँ पे देखिए, आईसीएमआर ने केरल को निपाह का पता लगाने के लिए ट्रू नेट प्रशिक्षण करने की अनुमति दे दी है, ठीक है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने घोषणा की है कि राज्य में निपाह के प्रसार को नियंत्रित कर लिया गया है। अब तक 994 लोग सकारात्मक मामलों की संपूर्ण सूची में हैं। 4 मरीजों का इलाज चल रहा है, उनकी हालत में सुधार हो रहा है, ठीक है, ऐसा रिपोर्ट में है। पिछले 4 दिनों में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। स्रोत की पहचान के लिए चमगादड़ और अन्य जानवरों से नमूने एकत्र करने का प्रयास चल रहा है, ठीक है। सरकार अब राज्य प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षण कर सकती है। ट्रूनेट जो प्रशिक्षण है, उसका उपयोग करके पाए गए वायरस को वायरोलॉजी प्रयोगशालाओं में आगे की प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। चमगादड़, जंगली सुअर, कुत्तों और बिल्लियों से नमूने जो है वो इकट्ठा किए जा रहे हैं। नमूनों को प्रशिक्षण के लिए भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भेजा जाएगा, ऐसा ये न्यूज़ में आया है, ठीक है। तो ये इंग्लिश वाला वर्जन है, इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, फटाफट करेंगे फ्रेंड्स। व्हेन इज वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेटेड? विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, 22 सितंबर को, ठीक है। देखिए, हर साल 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा पहली बार 2010 में डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के द्वारा किया गया था, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड के द्वारा, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, इसे भी याद कर लीजिएगा। 2011 में लिसा जेन कैंपवेल ने दुनिया में गैंडों की कम से कम 5 प्रजातियों को जीवित रखने के लिए यहाँ पे रिजवा एक गैंडा प्रेमी को एक मेल लिखा था, ठीक है। गैंडा प्रेमी यानी कि वो मनुष्य जो है वो गैंडा प्रेमी था। अवैध शिकार और वनों की कटाई से गैंडे नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा। आईयूसीएन रेड लिस्ट में एक सींग वाले गैंडे को असुरक्षित के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, यानी कि इंडेंजर्ड। आईयूसीएन में जो है एक सींग वाले गैंडे को क्या बोल रहा है, इंजेंडर्ड कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है, असुरक्षित, ठीक है। और एक सींग वाले गैंडे भारत में कहाँ पाए जाते हैं, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ये करके बताइएगा, करिएगा कि वो असम का कौन सा राज्य है, या मतलब इंडिया का कौन सा राज्य है जहाँ पे एक सींग वाला गैंडा मिलता है और कौन सा नेशनल पार्क है, ठीक है। गैंडों का आहार जो है शाकाहारी होता है। उनके पास एक या दो सींग होते हैं और कोलेजन की परतों से बनी एक मोटी सुरक्षात्मक त्वचा होती है, ठीक है। शिकारियों द्वारा गैंडों को उनके सींगों के लिए मार दिया जाता है। गैंडों के सींग केरोटिन से बने होते हैं, इसमें केरोटिन पाया जाता है, इसलिए इनका सींग काटने के लिए गैंडों का शिकार किया जाता है। तो ये बहुत ही मतलब शर्मनाक बात है फ्रेंड्स, ठीक है, इसीलिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण के लिए मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? हु लॉन्च द मोबाइल ऐप एंड वेब पोर्टल फॉर द जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे?
ऑप्शन नंबर ए मनोज आहूजा, ऑप्शन नंबर बी राजेश वर्मा, ऑप्शन नंबर सी पीके मिश्रा, ऑप्शन नंबर डी अमृत लाल मीना। तो ये जो है मनोज आहूजा जी के द्वारा एक मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है जो फसल का अनुमान सर्वेक्षण लगाएगा, जो फॉर द जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, अब ये देखिए जो मनोज आहूजा जी हैं ये कृषि एवं कल्याण विभाग के सचिव हैं, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, इनके द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है 21 सितंबर को। यह परिवर्तनकारी वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन देश भर में कृषि पद्धतियों में आमूल-चूल बदलाव लाने के लिए उद्देश्य से विकसित किया गया है। कृषि एवं कल्याण विभाग द्वारा किसान कल्याण विभाग द्वारा जेसीईएस को वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है। ठीक है, इसे विकास के दौरान सरकारी कार्यों की पहुंच दायरे में और परिणाम को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। इन दोनों की योजना प्रायोगिक आधार पर 12 राज्यों में बनाई गई है और अक्टूबर 2023 के तीसरे सप्ताह तक इसे लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, हाल ही में पीएम किसान योजना के लिए एआई चैटबॉट कहाँ लॉन्च हुआ है? तो देखिए पीएम किसान स्कीम पहले से लॉन्च होकर रखा हुआ है, उसके लिए एआई चैटबॉट यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट भी लॉन्च किया गया है और ये लॉन्च हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, नई दिल्ली। ठीक है, 21 सितंबर को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए एआई चैटबॉट केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी के द्वारा ये लॉन्च किया गया। ठीक है, एआई चैटबॉट का लॉन्च पीएम किसान योजना की दक्षता और पहुंच बढ़ाने और किसानों को उनके प्रश्नों के त्वरित, स्पष्ट और सटीक उत्तर प्रदान करने के लिए दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यानी कि अगर किसान इस एआई चैटबॉट से जो भी अपना क्वेश्चन पूछेंगे वो सही सही इसका जवाब देके और वो अपना जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन एआई चैटबॉट से मांग सकते हैं। ठीक है, एआई चैटबॉट योजना की जानकारी प्रदान करने के साथ साथ शिकायतों का समाधान करने में भी मदद करेगा। ठीक है, श्री कैलाश चौधरी ने कहा कि आज कृषि में तकनीक के प्रयोग का असर है कि किसान ड्रोन के माध्यम से खेती कर रहे हैं, जिससे युवा भी खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं। यानी कि अगर ड्रोन से खेती हो रहा है तो काफ़ी टेक्नोलॉजी का हम लोग ज्ञान कर रहे हैं, उसमें इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं और ड्रोन के माध्यम से ही हम लोग जो भी फर्टिलाइज़र है उसका भी छिड़काव करते हैं। ठीक है, उसका निगरानी भी करते हैं हम लोग अपना। ठीक है, यह केंद्र सरकार की प्रमुख फ्लैगशिप योजना के साथ एक एकीकृत पहला एआई चैटबॉट है, इसे याद कर लीजिएगा। इस चैटबॉट को एक स्टेप फाउंडेशन और भासिनी के सहयोग से विकसित किया गया है और बेहतर बनाया जा रहा है। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए एक मतलब ये क्या है इसके लिए एक बात कर लेते हैं। ये भारत में भूमि धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की सहायता के लिए फरवरी 2019 में शुरू की गई थी। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। और उसके बाद यह योजना पात्र किसान परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मतलब डायरेक्ट पेमेंट मोड से हर एक किसान को 6,000 रुपये दिया जाता था वार्षिक लाभ, अभी भी दिया जा रहा है और 2,000 इंटू 3 किस्त है ना, इसी के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना है ना। इसकी स्थापना के बाद 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.61 लाख करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं, जिससे यह विश्व स्तर पर सबसे बड़ा डीबीटी योजनाओं में से एक है। डायरेक्ट टू बैंक अकाउंट, इसे भी याद कर लीजिएगा ना। चलिए, कोई भी बिचौलिया नहीं है, डायरेक्टली सरकार अकाउंट में भेजती है 2-2 हज़ार रुपया करके 3 किस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अंतिम पंघाल यानी अंतिल होगा, या अंतिल पंघाल ने बेलग्रेड सर्बिया में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, यानी कि सेकंड पोजीशन पर वो किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए कुश्ती, ऑप्शन नंबर बी भाला फेंक, ऑप्शन नंबर सी शतरंज, ऑप्शन नंबर डी फुटबॉल। तो ये रेसलिंग से मतलब रेसलिंग से यानी कि कुश्ती से संबंधित है अंतिल पंघाल, इसे याद कर लीजिएगा। और ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं कहाँ पे? बेलग्रेड सर्बिया में। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। विश्व चैंपियनशिप में ये सेकेंड पोजीशन पे आए हैं और बेलग्रेड में यह आयोजित हो रहा था सर्बिया में।
ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। और ये कुश्ती से संबंधित है, ठीक है ना। भाला फेंक से नीरज चोपड़ा संबंधित है, जो कि जिनको गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। अब अंतिम जो पंघाल है, ये बेलग्रेड के चैंपियनशिप मतलब विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है, यह एक युवा पहलवान है। महिलाओं के 53 किलो वर्ग में अंतिम पंघाल ने कांस्य पदक जीता है। और ये याद रखिएगा, ये जो अंतिम पंघाल जी हैं, ये महिला वर्ग में है, इसे भी याद करिए, ये महिला है ना। अंतिम पंघाल ने भारत के लिए पेरिस ओलंपिक 2024 का कोटा भी हासिल किया है, यानी कि 2024 में पेरिस ओलंपिक होने वाले हैं, उनका भी इनको मतलब रिजर्व कर लिया गया है। अंतिम पंघाल ने 2 बार भी यूरोपीय चैंपियन एमा जोना टेनिस माल मैग्रेन को हराया है, इसे याद कर लीजिएगा। बेलग्रेड सर्बिया में चल रहे विश्व चैंपियनशिप के संस्करण में यह भारत का पहला पदक है, ठीक है, जो कि ब्रॉन्ज पदक। अंतिम ने विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए अब तक का 23वां पदक जीता है। इनमें से एक स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 17 कांस्य पदक है। 2023 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 16 से 24 सितंबर 2023 तक बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित किया जा रहा है, यानी कि यह 16 तारीख से 24 तारीख तक आयोजित हुआ है, इसे भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए ऋतिक रोशन, ऑप्शन नंबर बी सुरेश गोपी, ऑप्शन नंबर सी अनुपम खेर, ऑप्शन नंबर डी परेश रावल। तो ये जो नियुक्त किया गया है सुरेश गोपी जी को, ये सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के लिए इनका अध्यक्ष चुना गया है, सुरेश गोपी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, सुरेश गोपी को सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। इन्हें SRFTI की गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष भी नामित किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, उन्हें 3 साल की अवधि के लिए नामित किया गया है और वह पूर्व राज्यसभा सांसद भी हैं। सुरेश गोपी एक मलयालम अभिनेता राजनेता है। उन्हें कलियट्टम, कमिश्नर और पाप्पन जैसे फिल्मों के लिए जाना जाता है। सत्यजीत रे और टेलीविजन संस्थान कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है, एक फिल्म और टेलीविजन संस्थान है, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे इसका स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है, इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। संसद ने महिला आरक्षण विधेयक पारित किया है, विधेयक का पूरा नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी नारी शक्ति उद्यमिता अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी नारी शक्ति कौशल अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है उसका दूसरा नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, और ये 128वां बिल था, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये संशोधन हो जाएगा तो 105वां संशोधन होगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है वुमेन रिजर्वेशन बिल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसमें बहुत सारे हम लोग आगे में भी चर्चा कर चुके हैं। संसद ने संविधान 128वां संशोधन, ठीक है, विधेयक 2023 को लोकसभा और राज्यसभा सभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 आरक्षित करने का प्रावधान करता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है। ठीक है, अब दोनों सदन से पारित हो गया, लोकसभा राज्यसभा से, तो अब प्रेसिडेंट के पास जाएगा और उस पर मोहर लग के, प्रेसिडेंट का इजाज़त होने के बाद मोहर लग के फिर वो फाइनली एक एक्ट में परिवर्तित हो जाएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाने वाला महिला आरक्षण विधेयक 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा द्वारा पारित हुआ। महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा में संसद के दोनों सदनों के कुल 132 सदस्यों ने हिस्सा लिया। ठीक है, वर्तमान में लोकसभा में कुल 542 सदस्य हैं, जिनमें से 78 यानी कि 14.39% महिला सदस्य हैं। राज्यसभा विधानसभा में कुल सदस्यों में औसतन 9% महिलाएं हैं। राज्यसभा में पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 243D और 243D के तहत प्रदान किया जाता है। यह कहाँ पे? नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, पंचायतों में 243D
और नगर पालिकाओं में 243 टी। इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। अब विधेयक के बारे में, यह लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से 1/3 आरक्षित होगा, यानी कि 33% रिजर्वेशन मिलेगा। इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में से कुल संख्या का 1/3 आरक्षित किया जाएगा। इसे याद करें। प्रत्येक परिसीमन प्रक्रिया के बाद महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का गुमाया जाएगा। इसे याद कर लीजिएगा। इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद महिलाओं के लिए आरक्षण 15 साल के लिए लागू होगा। हालांकि यह संसद द्वारा बनाए गया कानून द्वारा निर्धारित तिथि तक जारी रहेगा। इसे याद कर लीजिएगा। आरक्षण कब लागू होगा, ये अभी भी ये है, जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया पूरा होने के बाद ही आरक्षण लागू हो पाएगा। इसे भी याद कर लीजिएगा, जो कि 2026 तक जो है परिसीमन होने का चांसेस है। अब परिसीमन होता क्या है कि जब जनगणना होगा उसके बाद ही परिसीमन होगा, है ना। तो पहले जनगणना होगा, उसके बाद परिसीमन होगा। इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे महिला आरक्षण बिल 2029 के बाद ही लागू होने की संभावना है। 2008 के महिला आरक्षण विधेयक से किस प्रकार भिन्न है, तो 2008 के जो महिला आरक्षण बिल जो आया था, उस विधेयक से प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 1/3 लोकसभा सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव था, ठीक है। इसे याद कर लीजिएगा। और लेकिन इसमें टोटल में 33% है। इसे भी याद कर। 2023 विधेयक लोकसभा में कुल सीटों पर 1/3, मतलब कुल सीटों पर 1/3 इसमें मांग है, ठीक है। 2008 के विधेयक में संसद विधानसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद आरक्षित सीटों में घुमाने का प्रस्ताव था। 2023 वाले में क्या है, 2023 में विधेयक में प्रस्तावित किया गया है कि प्रत्येक परिसीमन अभ्यास के बाद ही रोटेशन अभ्यास आयोजित किया जाएगा, यानी कि प्रत्येक सीमन के बाद ही इसका रोटेशनल किया जाएगा। इसे याद करिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सब, इसे याद कर, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वज वाहक कौन होंगे? हु विल बी द फ्लैग बियरर ऑफ इंडिया एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ एशियन गेम्स? तो इसका सही आंसर है हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहन। इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहन एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ ने घोषणा किया है कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहन एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक होंगे, ठीक है। तो ये जो हॉकी टीम के कप्तान कौन है, तो हरमनप्रीत सिंह है और मुक्केबाज लवलीना बोरगोहन। इसे याद कर लीजिएगा। एशियाई खेलों का उद्घाटन समारोह 23 सितंबर को जो होंगजू में होगा, जो कि चाइना में है। इसे याद कर लीजिएगा। इस साल एशियाई खेलों में कुल 655 भारतीय एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। अब यह अब तक का सबसे बड़ा दल है। इसे भी याद कर लीजिएगा। भारत 39 खेलों में प्रतिस्पर्धा करेगा, यानी कि भारत जो है 39 खेल में अपना इतने सारे जो एथलीट है वो उतारेगा, ठीक है। लवलीना ने टोक्यो ओलंपिक में 59 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था, ठीक है। हरमनप्रीत सिंह टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम का हिस्सा थे, ठीक है। एशियाई खेलों में पिछले संस्करण में भारत ने 70 पदक जीते थे। चीन के होंगजू में एशियाई खेल 2023 का आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक किया जा रहा है। इसे भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 64 योगिनी मंदिर जो खबरों में था किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्वेश्चन नंबर सही है। ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। 64 योगिनी मंदिर, ये क्यों न्यूज़ में है? तो ये न्यूज़ में इसलिए है कि जो पुराना वाला संसद है, यहाँ देखिए ब्रिटिश आर्किटेक्ट लुटियंस और बेकर द्वारा डिजाइन किया गया पुराना संसद भवन ब्रिटिश शासन के दौरान इंपीरियल विधान परिषद के रूप में और बाद में भारत की संविधान सभा और संसद के रूप में कार्य करता था। माना जाता है कि मध्य प्रदेश के मितावली में 64 योगिनी मंदिर की पुरानी भारतीय संसद की गोलाकार स्तंभिक संरचना को प्रेरित किया है।
14वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर 64 शक्तिशाली योगिनियों को समर्पित है और इसमें आदिव्यक्तियों वास्तुशिल्प तत्व शामिल है, जिसमें बिना छत वाला हाइप्रेथरल डिजाइन भी शामिल है। इसे याद कर लीजिएगा, यानी कि जो न्यू संसद भवन बन के आया है वो इस मंदिर से रिलेटेड है, इसे भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो पुराना वाला संसद भवन है उससे। ठीक है, चलो ये इंग्लिश वर्जन है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। ठीक है, कौन सी संस्था बीमा सुगम नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए तैयार है? Which institution is set to launch the online platform called Bima Sugam? Option number A, IRDAI. Option number B, Niti Aayog. Option number C, PFRDA. Option number D, RBI. तो IRDAI इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है ना, ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, बीमा सुगम लॉन्च करने के लिए। ठीक है, इसे याद कर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है, भारतीय बीमा विनियम और विकास प्राधिकरण IRDAI बीमा सुगम नामक अभूतपूर्व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पेश करने के लिए तैयार है, जिसका लक्ष्य है बीमा उत्पादों और सेवाओं के लिए दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन बाजार बनना। ठीक है, यह प्लेटफॉर्म ग्राहकों को मोटर और यात्रा बीमा सहित जीवन, स्वास्थ्य और सामान्य बीमा को कवर करने वाली विभिन्न कंपनियों की बीमा योजनाओं का पता लगाने और चुनने के लिए एक उपयोगकर्ता अनुकूल इंटरफेस प्रदान करेगा। ठीक है, यह दावा निपटान का सुव्यवस्थित करेगा, पॉलिसी नंबरों और आधार पर कागज रहित प्रसंस्करण को पेशकश करेगा। बीमा सुगम के लिए IRDA ने 200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, इसे भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों के साथ शेयर करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।